नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है चुनावी चौसर का, और चुनावी चौसर में बात मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने बयान भी जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे, जिसके बाद से ही सरगर्मियां और बढ़ गई है। इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्र में नेताओं के दौरे लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी चौसर। MP में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो 1.5 साल के सुशासन के जरिए सत्ता में वापसी करे। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए 2 बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में बुलाने जा रही है। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने यह दावा किया कि ग्वालियर चंबल में गुर्जर वोटर्स के बीच सचिन पायलट का गहरा प्रभाव है, लिहाजा सचिन पायलट ग्वालियर चंबल की गुर्जर बाहुल्य सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं यूपी से लगी MP की विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। उधर MP की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास न नेता है और न ही नीयत, इसलिए वो किसी को भी प्रचार में बुला लें, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीतिक पार्टियां जिन चेहरों के भरोसे हैं, मौजूदा हालात में वही नेता अपने इलाके में सियासी रूप से कमजोर दिख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनका प्रभाव अंचल की महज 6 सीटों पर ही है। गुना अशोकनगर की वो सीटें भी शामिल हैं जहां सिंधिया खुद लोकसभा का चुनाव हार गए थे। 5 सीटें ऐसी हैं जहां सिंधिया का प्रभाव जरूर है, लेकिन उससे नतीजे तय नहीं हो सकते। कांग्रेस ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक सिंधिया का क्रेज केवल उनके गृह जिले तक ही सीमित है। बाकी जिलों की कुछ 1 सीटों पर ही उनका प्रभाव है, जो चुनाव जीतने के लिए नाकाफी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनके कई बड़े नेताओं का असर उपचुनाव वाली सभी सीटों पर है, इसलिए बीजेपी चंबल की 16 सीटें जीतेंगे। एक सम्मान और आतंक, इसके बल पर कथित तौर पर सिंधिया जी का प्रभाव इस अंचल में दिखाई देता था। अब वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। गुना से अटैच्ड विधानसभा की सीटें जितनी हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आती हैं, यदि उनका प्रभाव होता तो वो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत गए होते, लाखों मतों से नहीं हारते। जब अंगूर मिलते नहीं हैं तो खट्टे होते हैं। तो कांग्रेस को ये सिंधिया जी का असर जो बेअसर लग रहा है वो इन उपचुनावों के परिणाम रहने तक ही सीमित होगा। तो ये इस अंचल की सभी सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना तय है। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर में एक बार फिर डिप्टी सीएम को लेकर बयान दिया है। अतिथि शिक्षकों के धरने के मंच पर इमरती देवी ने कहा कि मैं ना तो मंत्री बनना चाहती हूं, न ही डिप्टी सीएम। मैं तो डबरा के विकास चाहती हूं, लेकिन चुनावी सभा में जाती हूं तो माहौल के हिसाब से डिप्टी सीएम वाली बात बोल दी। इसके साथ ही जब इमरती देवी से आंगनबाड़ियों में अंडा बांटे जाने पर सवाल पूछा गया तो बौखला गई। उन्होंने कहा कि मुझे सवालों में उलझा देते हो, कुछ बोल देती हूं तो उल्टा सीधा चला देते हो। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ जी के समय दूध की मांग की थी, लेकिन दूध नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अंडा खिलाने के लिए पिछली सरकार में बोला था। अब शिवराज जी दूध दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वो ज्यादा पौष्टिक है। पूरी मांग करूंगी, उनसे निवेदन करके कहूंगी अगर इनका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बात हो रही अतिथि शिक्षकन की तो मंडन पे पहुंच रहे, फिर कछु कह देते हैं तो तुम कहे तो जी ऐसा बोलते हैं। इससे ज्यादा पोषण हमारे दूध में है। अगर हमारे बच्चों को दूध मिल रहा तो ये तो और अच्छा पोषण है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा ने उपचुनाव में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने का बीड़ा उठा लिया है और इंदौर से लोकतंत्र बचाओ यात्रा का मंगलवार को आगाज किया। इस यात्रा के माध्यम से कंप्यूटर बाबा उपचुनाव की उन 25 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर खरीद फरोख्त और लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाने का आरोप लगाया है। कंप्यूटर बाबा अपने सैकड़ों संतों के साथ इंदौर स्थित अपने गोमटगिरी आश्रम से मंदसौर के लिए रवाना हुए और अब 1 महीने में 25 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले नेताओं को वोट नहीं करने की अपील कर मतदाताओं
से अपील कर रहे हैं। इस दौरान बाबा गांव-गांव चौपाल भी लगाएंगे और संत समाज जनता के सामने जाकर गद्दार नेताओं की पोल खोलेगी। ये बात कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं। जिन्होंने गद्दारी की है इनको बाहर भगाएं, इनसे पूछे कि आपने क्या लिया है, कौन सी सौदा की है, ये पूछ करके आप और फिर इन्हें जो है वोट दें। इन्हें वोट न दें, अपील रहेगी, जिन्हें वो चाहें उन्हें वोट दें, पर इन 25 गद्दारों के लिए ना वोट दें। उसके लिए चौपाल कार्यक्रम करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। तो कंप्यूटर बाबा की एंट्री ने सियासत को और तेज कर दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर के लिए कराए फोटो शूट को लेकर कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने ट्वीट करके निशाना साधा है और कहा है कि अपने आप को जनसेवक बताने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पोस्टर के लिए फोटो शूट करा रहे हैं और उन्हें वायरल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख पार हो गई है और 2000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। के मिश्रा का आरोप है कि सरकार मरीजों को इलाज उपलब्ध नहीं करा पा रही है। प्राइवेट नर्सिंग होम में वसूली की जा रही है। इन सब की तरफ से उनका ध्यान नहीं है। कांग्रेस में रहते तो वो सड़कों पर उतरने की बात करते थे, अब चुप क्यों हैं? वहीं के मिश्रा के आरोपों पर प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने पलटवार किया और कहा कि दोनों ही मुद्दे अलग अलग हैं। सबको पता है जब प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था तब उनके नेता किसके साथ फोटोशूट करा रहे थे। पहले कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा, कहाँ सिंधिया जी के फोटो, कहाँ वो दुर्भाग्यजनक घटना, क्या तालमेल है, उसका दोनों संदर्भ अलग अलग है। वो एक बड़ा संवेदनशील मामला है, जिनके कारण हुआ है, सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी को फर्जी बताने वाली बीजेपी सरकार ने आखिरकार ये मान लिया है कि कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया है कि एमपी में किसानों की कर्जमाफी हुई, लिहाजा कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सीनियर एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलने की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ये मान लिया है कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की है। विधानसभा के सत्र में एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के 51 जिलों में कर्ज माफी हुई है। मेरे साथ सीनियर एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा सरकार लगातार आप लोगों पर ये आरोप लगाती रही कि किसानों की कर्ज माफी फर्जी रही, आप लोगों ने कर्ज माफी नहीं की है, लेकिन कल एक सवाल के जवाब में मान लिया है। सवाल ये है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इनको अगर झूठ बोलने में पूरे विश्व में इनाम दें तो इनको वो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए और तभी इनको होगा। झूठ बोलने में इतनी कला अगर शिवराज सिंह ने सीखी है वो किसी और व्यक्ति ने 7.5 करोड़ जनता ने मध्य प्रदेश में नहीं सीख पाई। सिंधिया जी भी तो बार बार कह रहे थे कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, इसी से इन कांग्रेस के झूठ से परेशान होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। सिंधिया जी ने अपने पद के लिए, सत्ता के लिए और उनका खानदानी जो उनका इतिहास है वो उनने अपना प्रदर्शित किया देश की जनता के सामने। सिंधिया जी ने स्वयं गुना शिवपुरी में प्रमाण पत्र कर्ज माफ़ी के बांटे हैं। उनके भाषण, उनका कार्य सभी सीडी आज तक हमारे पास हैं, आम जनता को भी सुनाई है। दिग्विजय सिंह जी ने अभी पत्रकार वार्ता ग्वालियर में उनकी कर्ज माफ़ी की सीडी दिखवाई थी। सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है कर्ज माफ़ी के लिए। कृषि मंत्री कहते हैं कि नहीं, अभी किसान की जो कर्ज माफ़ी है, ये योजना है वो विचाराधीन है, उस पर विचार करेंगे। सरकार कर्ज भी माफ़ कर रही है, कमल पटेल का इस तरीके का बयान भी आ रहा है। कमल पटेल जी ने स्वयं जब मंत्री बने तभी कहा था ये वायदा कांग्रेस पार्टी का है। शिवराज सिंह जी ने भी कहा था, लेकिन अब चुनाव आ गया है, उपचुनाव 28 आ गए हैं, तो किसानों के बहस के कारण शिवराज सिंह ने 2000 रुपये का बजट रख के किसानों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। जाहिर है किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा साल 2018 में कांग्रेस लेकर आई थी और इसी की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस का सूखा भी खत्म हुआ था और कमलनाथ बतौर मुख्यमंत्री ये दावा करते रहे कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए सबसे हॉट सीट की, सांवेर की, तो यहाँ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की साख दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव से पहले यहाँ नेताओं ने विकास के कई दावे किए, लेकिन दावों की पोल खुद यहाँ के युवा खिलाड़ी खोल रहे हैं, जो युवा वोटर्स भी हैं।
इन युवा खिलाड़ियों का आरोप है कि सांवेर ने प्रदेश को बड़े बड़े नेता और मंत्री दिए, लेकिन खिलाड़ियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। यहाँ ना तो स्टेडियम है या ना ही कोई खेल मैदान। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम की दरकार है, लेकिन उन्हें अब तक मायूस ही होना पड़ा है। खिलाड़ी गांव के छोटे मैदानों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे में वे किसी बड़े खेल आयोजन की तैयारी भी नहीं कर पा रहे। छोटे मैदानों में गड्ढे होते हैं, कभी कभार गड्ढों के कारण उन्हें चोट भी आती है। और ये खिलाड़ी जो युवा वोटर्स हैं, अब इस उपचुनाव में क्या तय करेंगे, ये वक्त ही तय करेगा। हमारे गांव में ही गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा जगह है और आसपास के किसी गांव में भी ऐसी पर्याप्त जगह नहीं है। इसके बारे में हम सब नेता वगैरह सबको ज्ञापन दे चुके और अवगत करा चुके, लेकिन किसी का भी फोकस युवाओं की तरफ नहीं है। जब चुनाव आते हैं, हर कोई पार्टी आती है, आश्वासन देती है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाई और इसी की वजह से हमारे सांवेर क्षेत्र के युवा जो है वो काफ़ी पीछे हैं। हमारे आसपास 8 से 10 गांव आते हैं जो खेल के मैदान के अभाव से अपना टैलेंट नहीं निखार पा रहे हैं। सभी युवाओं को खेल मैदान की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सांची सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी ने 21 सितंबर को हुए युवा सम्मेलन में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गांव-गांव जाकर अपनी पहचान बनाने में व्यस्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 सितंबर को रायसेन दौरे पर रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की उठापटक के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजर 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। दोनों ही दल उपचुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। सांची विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस से बीजेपी में आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बीजेपी के संभावित उम्मीदवार होंगे। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं को साधने की होगी। बीजेपी ने युवा सम्मेलन में भीड़ तो जुटा ली, लेकिन सांची विधानसभा में सब कुछ बीजेपी के नजरिए से ठीक नहीं चल रहा है। 40 साल से बीजेपी का परचम लहरा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे 2018 में भाजपा प्रत्याशी रहे मुदीत शेजवार का युवा सम्मेलन के कार्यक्रम में नहीं आना कई सवाल खड़े कर रहा है। कार्यक्रम के बैनर पोस्टर में भी पिता पुत्र की फोटो नदारद रही, यानी बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता पार्टी में सब ऑल इज वेल होने की बात कह रहे हैं। बीजेपी युवा सम्मेलन में भाग लेने सांची पहुंचे बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने बताया कि गौरीशंकर शेजवार होम आइसोलेशन में है। कांग्रेस से बीजेपी में आए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी लगातार दावे कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। गौरीशंकर शेजवार हमारे वरिष्ठ नेता है। वहीं दूसरी तरफ सांची विधानसभा के प्रभारी रामपाल सिंह पूरे कार्यक्रम के दौरान चुप नजर आए। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। खरीद फरोख्त कर जिस तरह से सरकार को गिराया है इन गद्दारों ने, जनता इन गद्दारों को सबक सिखाएगी। सत्ता का नशा और ये सब बातें जनता के बीच में है। जनता इनका प्रोपोगंडा समझ चुकी है और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार सांची उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मदन लाल चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस उपचुनाव में सांची विधानसभा में वैसे तो विकास का मुद्दा रहेगा ही, साथ ही दल बदलू का मुद्दा भी इस बार उपचुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। कैबिनेट मंत्री और उपचुनाव में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी कोरोना का इलाज कराकर लौटे और उपचुनाव प्रचार में जुट गए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और बीजेपी की सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। वैसे ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए सत्ता में फिर से वापसी का मौका है, जिसे वो अपने हाथ से किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहती है। संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन अनूपपुर में दावेदार जनता के दरबार में पहुंचने लगे हैं। बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में आए बिसाहू लाल सिंह का टिकट लगभग तय है। शिवराज कैबिनेट में खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता विभाग संभालने के बाद बिसाहू लाल सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन दल बदल के बाद जनता का विश्वास दोबारा जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस ने विश्वनाथ सिंह कुंजाम को चुनावी मैदान में उतारा है। अनूपपुर में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए अनूपपुर के पूरे समीकरण को।
अनूपपुर में शुरुआत से विधानसभा का मुकाबला बेहद कांटे का होता रहा है। यही वजह है कि पिछले 9 बार में 6 बार कांग्रेस ने बाजी मारी तो 3 बार बीजेपी भी वहां जलवा बिखेर चुकी है। लेकिन अंतर यह है कि इन 6 बार में से 5 बार तो अकेले बिसाहूलाल जीते हैं, जो अब बीजेपी में आ गए। साफ है, अनूपपुर विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस में रहे बिसाहूलाल सिंह और बीजेपी के रामलाल रौतेल के बीच मुकाबला होता था। अभी तक बागडोर इन्हीं दोनों के हाथ में रही, लेकिन 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे बिसाहूलाल और रामलाल रौतेल साथ साथ आ गए। बीजेपी ने भले ही अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने एक कदम आगे निकलकर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस ने इस बार विश्वनाथ सिंह को टिकट दिया है। भारत की समस्याएं तो बहुत सी हैं। एक स्कूल हैं जो हमारे बच्चे यहाँ से 8वीं के बाद जो है तो दूर दराज में पढ़ने जाते हैं। इसको बहुत बार मतलब शिकायत भी किए कि नहीं, मतलब ये 10वीं तक कर दिया जाए, 10वीं 12वीं तक कर दिया जाए, तो इसके बारे में भी मतलब कोई ध्यान नहीं दिए। अपने उप स्वास्थ्य केंद्र जब से मैं सरपंची कर रहा हूँ तब से आज तक देखते आ रहा हूँ कि उप स्वास्थ्य केंद्र न चालू हुआ है ना और यहाँ पे कोई एनएमआर। अनूपपुर में जाति समीकरण का खासा महत्व है। यहाँ की जनता अपने नेता चुनते समय जाति समीकरण को ध्यान में रखती है। अनूपपुर सीट का सामाजिक समीकरण देखें तो कुल 1,69,554 मतदाता हैं, जिनमें से 88,848 पुरुष और 80,706 महिला मतदाता हैं, जिनमें से 45.97% शहरी और 54.03% ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ 31.8% लोग अनुसूचित जनजाति और 15.4% अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। सीएमओ के पास 2-3 बार शिकायत की है, बोले बस खुलवा रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास भी गए, वो उसको भी सूचना दिए, बोले ठीक है खुल जाएगा। 1-2 दिन साफ सफाई हुआ, इसके बाद बंद कर दिए। सांसद हेमेंद्र सिंह के पास गए, उसके पास भी गए तो 1-2 बार साफ सुथरा किए। शिक्षकों की कमी, वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 शिक्षक हैं जो पहली से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। जर्जरता का माहौल कुछ ऐसा है कि छत से प्लास्टर टूट करके गिरते हैं। कभी अगर मान लीजिए हादसा होता है तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों की शिकायतें नहीं दी गई हैं। जिला प्रशासन को भी दी गई है, नेता मंत्रियों को भी दी जा चुकी है। और इस उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी बीएमओ साहब से भी एक बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था ना होने की वजह से यहाँ कोई नहीं बैठता है। अब मान लीजिए अगर इमरजेंसी कोई केस आता है, समझिए कि अगर कोई डिलीवरी केस ही है तो कहाँ जाएगा? अनूपपुर में मुद्दों की भी कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में अब भी अनूपपुर पूरी तरह से शहडोल और जबलपुर जैसे शहरों पर निर्भर है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए आज भी दूर जाना पड़ रहा है। विधायक बनते ही प्रभारी मंत्री भी बनाए गए, पर कोई भी बड़ी मांगे पूरी नहीं हुई। इस बार तो अनूपपुर में खुद का मंत्री है जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में घोषणाओं और वादों की भरमार होनी तय, लेकिन जनता आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और बिसाहूलाल सिंह भी यहाँ के मंत्री रहे पहले और अभी भी जाके मंत्री बने हैं। कुछ दिनों वो भी विधायक रहे हैं, 1-8 पंचवर्षीय 15 वर्षों में, पर विकास नाम का तो यहाँ जीरो है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वो विधायक थे, हमारे सम्मानीय नेता थे और हम सब उनका आदर करते थे। शहडोल संभाग में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। लेकिन आपको जनता ने चुना है। लोकतंत्र में ये स्थिति है कि पार्टी आपको अपना कैंडिडेट चुनती है, विधायक जनता चुनती है। कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पे ही आप विधायक बनते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनूपपुर पिछड़ता दिखाई देता है। शिक्षा अध्ययन के लिए आए छात्र छात्राओं के पास न तो पढ़ने के लिए सुरक्षित भवन है और न ही शिक्षा अध्ययन करने के लिए अच्छे शिक्षक की व्यवस्था। पुराना तो पुराना, नया भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कहीं ऊपर छत टपक रही है तो कहीं भवन की दीवारें जर्जर होकर टूट रही हैं। ऐसे में कोई कैसे अपने क्षेत्र में विकास के दावे कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बघेलखंड की एकमात्र विधानसभा अनूपपुर में उपचुनाव होना है। यहाँ से बिसाहूलाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर 5वीं बार विधायक बने, फिर भी कमलनाथ की सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। इसलिए 15 महीने बाद सिंधिया धर्म निभाते हुए विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन क्या अब मंत्री बनने के बाद वो लोगों का विश्वास एक बार फिर जीतने में कामयाब होंगे या फिर कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम जीत दर्ज करेंगे? ये देखने वाली बात होगी।
ना तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना तो शिक्षा सुविधा मिल पा रही है, ना अन्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो पा रही हैं। मंत्री जी का कहना है कि हमने जब से विधायक बने हैं तब से लेकर इस पूरे अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास किया है। ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो यह विकास एकदम जीरो पर दिखाई देता है। तो अनूपपुर में जो चुनावी बिसात बिछी है, इसमें सियासत के केंद्र में बिसाहू लाल सिंह है, जो इस बार मंत्री बने हैं और उन्होंने पाला बदल पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी ज्वाइन की है। बहरहाल अगर बात करें चुनावों की, तो हर बार चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा असर डालता है। लिहाजा भांडेर विधानसभा सीट पर हर बार नेताओं ने वादे किए, लेकिन उनके वादे आज भी अधर में लटके हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से ज्यादा जरूरी यहाँ रोजगार की आवश्यकता लोगों को है, ताकि उनका परिवार चले और बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसे जरूरी खर्चे उठाने में उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उपचुनाव आती है, एक बार फिर रोजगार का मुद्दा गर्म हो गया है और यहाँ की जनता अब उसी उम्मीदवार को वोट करेगी जो उनकी समस्या से उनको निजात दिला सके। सरकारें आईं और गईं। जिला मुख्यालय से 29 किलोमीटर दूर भांडेर विधानसभा के आसपास के तमाम गांव के लोगों की 27 साल पुरानी गैस प्लांट की मांग आज भी अधूरी है। लोगों को उम्मीद थी कि गैस प्लांट जल्दी शुरू होगा, लोगों को इलाके में रोजगार मिलेगा, जिससे विकास की रफ्तार में भांडेर तेजी से दौड़ेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जारी सियासी खींचतान के बीच ये मुद्दा फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में आता जाता रहा। चुनाव नजदीक है तो एक बार फिर वादों और दावों का दौर चल पड़ा है। गैस प्लांट 27 साल से ही अटका था और इस पे मैं पहले भी विधायक बनी थी, तो इस पे पहले भी मैंने बात रखी थी और वो पहले नहीं हो पाया था, पर इस बार वो हो गया है और इससे मेरे ग्रामीण की और मेरे क्षेत्रवासियों के लिए इससे बहुत लाभ होगा। नगर में संपन्नता बहुत है, युवाओं में जोश बहुत है, पढ़े लिखे एजुकेट पर्सनल अच्छे युवा हुआ है, लेकिन स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। भांडेर से दतिया आने के लिए 5 बजे के बाद बस नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, कहीं ना कहीं विकास ध्वस्त है। अब जब उपचुनाव नजदीक है तो भांडेर विधानसभा की जनता से तमाम दल के नेता वोट मांगने पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दांव पेच के बीच इस प्लांट का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि नए प्रोजेक्ट के तहत 700 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर सोलर प्लांट बनाने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। यहाँ पर कोई ऐसी औद्योगिक इकाई नहीं है, कोई आज तक शासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। और पिछले 27 सालों से एसआर कंपनी के द्वारा जो भांडेर में किसानों से जमीन अर्जित की गई थी गैस प्लांट लगाने के लिए, वो भी 1500 बीघा जमीन किसानों की अभी इस समय खाली पड़ी। यहाँ कम से कम ये हमारे भांडेर में कोई एक ऐसी औद्योगिक इकाई लगाई जाए जिससे हमारे क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार है, यहाँ लोकल में रोजगार तो मिल सके। प्रमुख समस्या जो है वो बेरोजगारी। इस प्लांट पर जो अपन खड़े हुए हैं, अगर यहाँ विकास होता है या फिर कोई भी औद्योगिक इकाई आती है तो मैं समझता हूँ यहाँ 100% यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी बेरोजगारी की। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई सिंधिया समर्थक रक्षा सिरोनिया के इस्तीफा देने के बाद भांडेर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि विकास की राह देख रहा भांडेर उपचुनाव में किस पार्टी का साथ देता है। इस बार उपचुनाव में बीजेपी से संभावित उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया के सामने कांग्रेस के फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में हैं। बहरहाल भांडेर उपचुनाव में वोटर विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे या दल बदल भी उनके जहन में रहेगा, ये बड़ा सवाल है। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में हर एक सीट बेहद अहम है, क्योंकि ये सत्ता का सुपर ओवर है और इस सत्ता के सुपर ओवर की हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत का हर एक पहलू जानने के लिए आप देखते रहिए चुनावी चौसर। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।